ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया में चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन की सटीकता और सफलता की दी जानकारी। राज्य के 5 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल रहा सफल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी विवेक नारसरिया के रांची और बोकारो समेत बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी। रांची में 10 मई को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बैठक में शामिल होने के लिए कल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री रांची। और झारखंड हाईकोर्ट का जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर रोक बरकरार। पेपर लीक मामले में सरकार से मांगा अद्यतन रिपोर्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में चर्चा है। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों के खिलाफ भारतीय सेना के इस ऑपरेशन के दौरान शौर्य और पराक्रम के सभी कायल हो गए हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक के दौरान इस ऑपरेशन की सफलता और सटीकता की जानकारी दी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से सटे पूर्वी हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने कल रात फिर एक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की है। भारतीय सशस्त्र बलों ने बिना उकसावे की गई गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन कर रही है और एयर स्ट्राइक के बाद भी उसकी नापाक हरकतें इस समय जारी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पूर्वी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी और उनके आकाश सकते में हैं। आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें उनकी हमदर्दी साफ देखने को मिली और उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया। आतंकियों की मौत पर अफसरों की हमदर्दी साफ देखने को मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, हाँ, आंसू बहाए जा रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक तरीके से कहें तो शहीद माना जा रहा है। आतंकियों के शवों पर जिस तरीके से ये श्रद्धांजलि दी जा रही है, पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है, दिख रहा है कि किस तरीके से आतंकवादियों को शरण देता रहा है पाकिस्तान। COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और राष्ट्रपति की तरफ से फूल भेजे गए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जिस तरीके का मातम का माहौल है और आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तान इस समय दुख जता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जमीनी स्तर पर बुरी तरह पस्त पाकिस्तान सोशल मीडिया में फर्जी खबरों के सहारे अपनी उपलब्धि दिखा रहा है, जिसकी पोल खुल गई है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को जहां भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में इस ऑपरेशन के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के साथ ही चीन की सोशल मीडिया में फर्जी और पुरानी खबरों के माध्यम से लगातार झूठी और तथ्यहीन खबरें फैलाने का काम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पुराने और छेड़छाड़ किए गए वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ऐसा ही एक दावा किया गया है अपने एक्स हैंडल पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने। उन्होंने MiG-21 की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया है कि पाक सेना ने अखनूर सेक्टर में भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया
हालांकि ये सारी ही खबरें निराधार हैं। सच्चाई ये है कि ये फोटो 2021 में पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त मिग विमान की है। भारतीय सेना भी बार बार साफ कर चुकी है कि ये सारी खबरें गलत हैं और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के न्यूज चैनल नया पाकिस्तान के एक्स हैंडल पर भी जम्मू में भारतीय सेना के जेट को मार गिराने से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया गया। इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है और हताश निराश पाकिस्तानी चैनल केवल भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जांच करने पर पता चला कि ये वीडियो सितंबर 2024 का है। इसी तरह से चीन की सोशल मीडिया में भी ऐसी फर्जी खबरें चल रही हैं। चीन के समाचार चैनल CGTN के एक्स हैंडल पर बताया गया है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, लेकिन ये सब खबरें पूरी तरह से फेक हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। इस हैंडल से जो फोटो पोस्ट की गई है वो कम से कम 3 हफ्ते पुरानी है। जाहिर है हमले के चंद मिनटों के भीतर ही पाकिस्तान और चीन में सोशल मीडिया आर्मी सक्रिय हो गई है और मनोवैज्ञानिक जंग में भारत को हराने की कोशिश शुरू की गई है, लेकिन कुछ ही देर में झूठ पकड़े जाने लगे हैं। जाहिर है कि ऐसी खबरों से हम सबको सावधान रहना है और केवल पुष्टि और आधिकारिक खबरों पर ही भरोसा करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कल देश में कई स्थानों पर सुरक्षा और बचाव को लेकर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ, जो बेहद सफल रहा। राजधानी रांची समेत राज्य के 5 जिलों में भी नागरिक सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रांची के डोरंडा इलाके में आयोजित मॉक ड्रिल में आर्मी, NDRF, जिला प्रशासन, रांची पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। इस दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने के तौर तरीकों को परखा गया और लोगों को सुरक्षा तथा बचाव के उपाय भी सुझाए गए। इस मॉक ड्रिल में हम लोगों ने, जिला प्रशासन ने संपूर्ण प्रयास किया कि कम से कम असुविधा हो और किसी तरह का कोई भी इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं हो, और वो सारा हम लोगों ने सुनिश्चित कर पाए और सभी लोगों का इसमें भरपूर सहयोग रहा। इसके लिए जिला प्रशासन धन्यवाद भी अर्पित करती है। बोकारो में वन भूमि हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी है। रांची के कांके रोड स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले कारोबारी विवेक नरसरिया के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। बोकारो के अलावा पश्चिम बंगाल में भी इस मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है। खरीद बिक्री को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह ईडी की टीम सबसे पहले रांची के कांके रोड स्थित श्रीराम गार्डन अपार्टमेंट में पहुंची और वहां एक फ्लैट में छापेमारी शुरू की। खबर के मुताबिक रांची में ईडी की टीम बिल्डर विवेक नरसरिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में पशुपालन को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कल पशुपालन निदेशालय सभागार में 138 पैरा वेटनरी और 50 सहकारी समितियों को प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पैरा वेटनरी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही पैरा वेटनरी को मोबाइल वेटनरी यूनिट के साथ जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पंचायत स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पर बल दिया है। रांची के नजदीक अनगढ़ा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर में आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि सरकार पंचायत स्तर पर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्कूलों को जोड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में शीघ्र ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनजातीय और स्थानीय भाषा के 10,000 शिक्षक भी नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में दोपहर 3 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ऐसी चर्चा है कि इस बैठक में नई उत्पाद नीति और राज्य कर्मियों के 2% महंगाई भत्ते की वृद्धि जैसे प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे।
आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 मई को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी रांची में जगह जगह इससे संबंधित कटआउट और पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही साफ सफाई पर भी खास जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल ही रांची पहुंच सकते हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में कल पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान ओएनजीसी, गेल और आईओसी सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हुई। पुलिस महानिदेशक ने समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा और अन्य तकनीकी माध्यमों का उपयोग करने का सुझाव दिया। डीजीपी ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित घटनाओं को लेकर दर्ज केस में आपराधिक गिरोहों पर कठोर कार्रवाई करने की हिदायत दी। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार को 18 जून तक अद्यतन जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के फ्रंट पर राज्य सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर वर्ष जेपीएससी परीक्षा कराने का वादा किया था, लेकिन हालत यह है कि मुख्य परीक्षा के 10 महीने बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी में भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से व्यवस्था चरमराई हुई है और लाखों छात्र दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र से पुलिस ने डकैती मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनके पास से एक देसी कट्टा, मोटरसाइकिल और कुछ नगद रुपयों के अलावा कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। टेक्निकल इनपुट के आधार पर अभी 7 अपराध कर्मी को जो है वो गिरफ्तारी उनकी की गई है और इनके द्वारा जो पूरे घटना में जो मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था वो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है जो बिना नंबर का है। साथ ही साथ एक आर्म्स की भी बरामदगी की गई है और साथ में 3 जिंदा गोली की। तो ये पूरे घटनाक्रम में 7 अपराधकर्मी इसमें अभी हम लोग को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के ताराटांड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की कथित हत्या के आरोपी पुलिस कर्मियों को जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने लाइन हाजिर किया है। प्रेस बयान में कहा गया है कि गिरिडीह टुंडी मार्ग पर पंडरी गांव के समीप एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत की सूचना मिली थी। मौत के कारणों की जांच के सिलसिले में गश्ती में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें लाइन हाजिर करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। धनबाद में पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 बाइक भी बरामद किया है।
पुलिस उपाधीक्षक डीएन बंका ने बताया कि सघन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसके बाद चोर गिरोह का खुलासा हुआ। उसने बताया कि जिस गैरेज में बाइक चोरी करके लाके जमा किया जाता है, उस गैरेज में चोरी की बाइक में नंबर प्लेट बदला जाता है, इंजन नंबर 26 नंबर में घिसावट की जाती है और फिर उसे वो लोग अपने साथियों के माध्यम से अलग अलग जगह 10-15 हज़ार रुपये बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान किया गया, तो जो गैरेज चलाता था रफ़ीक अंसारी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसकी निशानदेही पर 3 अन्य व्यक्ति राजीव मुर्मू, चितरंजन टुड्डू और सोनाराम टुड्डू को गिरफ्तार किया गया और इन सभी के पास से चोरी की कुल 8 बाइकें बरामद हुई हैं। 9 साल पहले शुरू हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने रसोई में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से उठने वाले धुएं पर विराम लगा दिया है। जामताड़ा जिले की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिला, जिससे उनका जीवन सरल बना है और परिवार में खुशहाली आई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश भर की महिलाओं को रसोई के धुएं से छुटकारा दिलाया है। जामताड़ा की रूपा बावड़ी जैसी महिलाओं को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। लाभार्थी रूपा बावड़ी की माने तो गैस पर खाना बनाने से उन्हें जहां काफी सहूलियत हुई है, वहीं समय की भी बचत हो रही है। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है, जिसके कारण मुझे अब खाना बनाने में बहुत आसानी होती है। पहले मुझे खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। जामताड़ा की शाखा बस्ती में भी कई लोगों को केंद्र सरकार की पहल पर यह सौगात मिली है, जिससे वे बेहद खुश हैं। लाभुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें लकड़ी, गोईठा और कोयले से मुक्ति मिली है और समय पर खाना भी बन जा रहा है। जब से प्रधानमंत्री योजना मुझे गैस मिला है, तब से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। पहले बहुत दिक्कत होती थी, पहले बहुत अच्छी परेशानी होती थी, पहले लकड़ी, गोईठा, कोयला। अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी खाना बन जाता है, बच्चे भी टाइम से स्कूल जाते हैं, हस्बैंड को भी टाइम से खाना मिल जाता है। जब से मोदी सरकार ने गैस दिया है, बहुत खुश हूँ। अच्छा से नाश्ता उस्ता बना लेती हूँ, बाल बच्चा के भी टिफिन दे देती हूँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि नीलेश कुमार की माने तो जिला मुख्यालय की महूल डंगाल शाखा बस्ती और बावरी पाड़ा बस्तियों की करीब 117 से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिसके कारण उनके जीवन में सुखद बदलाव आए हैं। मेरे वार्ड में काफी लाभुकों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला है, जिसकी कुल संख्या 117 के करीबन है। मेरे वार्ड में जो लाभुक है, उनको बरसातों के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो लोग का समय लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाने में समय बीत जाया करता था। अब प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला गैस योजना का लाभ उनको मिला है, जो समय में काफी सहूलियत होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में उजियारा ला रहा है। रसोई के कष्ट भरे ईंधन के जुगाड़ और धुएं से उन्हें मुक्ति मिली है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर माल ढुलाई के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अप्रैल महीने तक धनबाद रेल मंडल ने 16.5 मिलियन टन की लोडिंग कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। मंडल को इस वर्ष अभी तक 2134 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। उन्होंने बताया कि यात्री ट्रेनों के परिचालन से भी मंडल को अच्छी आमदनी हो रही है। पैसेंजर फ्रंट में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरीड है वो 24.34 लाख पैसेंजर है, जो कि पिछले साल के इसी अवधि में से करीब 3% ज्यादा है। लेकिन अर्निंग फ्रंट में काफी अच्छा है। अर्निंग फ्रंट में हम लोगों ने 44.70 करोड़ रुपए अचीव किए हैं, जो कि 16% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। ये आप लोगों के कंटिन्यूस पैट्रोनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे के कारण हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया एक ऐसा असाध्य रोग जिसमें शरीर में ब्लड नहीं बनता। शरीर की रक्त कोशिकाएं पूरी तरह से निष्क्रिय होती हैं। ऐसे मरीजों को हर महीने ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।
थैलेसीमिया एक ऐसी असाध्य बीमारी है जो बच्चों को जन्म के साथ होती है। इस बीमारी से ग्रसित मरीजों के शरीर में रक्त नहीं बनता। ऐसे मरीजों की जिंदगी रक्तदाताओं और रक्तवीरों के ऊपर निर्भर होती है। ऐसे मरीजों के लिए कई सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं जो समय पर रक्त उपलब्ध करती है। जी, इन बच्चों के ऊपर परेशानियां है ही है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपके सुई और इंजेक्शन जो है इनको हर 2 महीने में झेलना होता है और उसका दर्द आप सभी और हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। ये है कोडरमा जिले के पिपराही की देवंती देवी। इनके 4 बच्चे हैं, लेकिन 2 बेटियों को थैलेसीमिया है। देवंती की बड़ी बेटी गायत्री को जहां महीने में एक बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, वहीं उनकी छोटी बेटी सृष्टि को 2 महीने में एक बार। देवंती बताती हैं कि पहले रक्त चढ़ाने के लिए कई तरह की समस्याएं आती थीं, लेकिन अब अगर ब्लड बैंक में नहीं मिलता तो संस्थाओं की मदद से उन्हें रक्त आसानी से मिल जाता है। मेरा 4 बच्चा है सर, 2 बच्चा ठीक है, लड़का है ना, 2 से ठीक है और 2 लड़के से, दोनों को थैलेसीमिया जाते हैं सर। पहले ब्लड बैंक में फोन करते हैं, ब्लड बैंक में जो नहीं व्यवस्था होता है ना, विशाल सर के पास विशाल सर आता है ना सर। जैसे इसको ब्लड की कमी हो जाएगी ना, 1 महीना चढ़ाते हैं इसको और 15 दिन जहाँ से हो जाएगा ना, तो पेट दर्द करने लगता है। कोडरमा जिले में 50 थैलेसीमिया पीड़ित हैं, जिन्हें हर महीने रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इन मरीजों को सदर अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक से बगैर एक्सचेंज रक्त मुहैया करा दिया जाता है। हर महीने इस ब्लड बैंक से 30 से 32 यूनिट ब्लड थैलेसीमिया पीड़ितों को दिया जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर ननन कुमार ने बताया कि यह एक आनुवांशिक बीमारी है। जो लोग थैलेसीमिया से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था पर रखते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है, वहाँ पे आते हैं, हम लोग ब्लड देते हैं बिना एक्सचेंज। और चूंकि ये बीमारी जेनेटिक बीमारी है, तो ये लंबा इसका प्रक्रिया है, तो उन्हें हमेशा जरूरत पड़ती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ब्लड जो है हमेशा मिलता रहे। थैलेसीमिया बच्चों में जन्म से ही होता है। शरीर में सूजन होना, दर्द होना, पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, कमजोरी होना और पैर नहीं चलना इस बीमारी के मुख्य संकेत हैं। बोन मैरो इस बीमारी का एकमात्र इलाज है, जिससे शरीर की रक्त कोशिकाएं फिर से काम करने लगती हैं और ऐसे मरीजों की जिंदगी सामान्य हो जाती है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। गतका में बालिका टीम ने महाराष्ट्र को पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इधर बालिका हॉकी टीम ने भी महाराष्ट्र को 4-0 से शिकस्त दी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल के 58वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल का आमना सामना होगा। दोनों टीम के बीच यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 2 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर के 180 रन का टारगेट 19 ओवर और 4 गेंदों में 8 विकेट पर हासिल कर लिया। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच के 116 पारियों में 7,538 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में एक बार फिर गर्मी का सितम बढ़ने के आसार हैं। चक्रवातीय प्रवाह के असर से पिछले कई दिनों से चढ़ते पारे पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब फिर से सूरज की तपिश से पारा चढ़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना जताई है। कई इलाकों में 10 मई से 13 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। और अब डालते हैं एक नजर आज के इतिहास पर। 8 मई साल 1899 को महान क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर शहीद हुए। वासुदेव चापेकर भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक थे। इनके 2 और भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर।
इन तीनों भाइयों ने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये तीनों भाई इतिहास में संयुक्त रूप से चापेकर बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए। वासुदेव चापेकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। तीनों भाइयों को आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी। 8 मई साल 1948 से दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनो का जन्म हुआ था। इसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। साल 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए सोल्फेरिनो युद्ध में जब हेनरी डुनो ने युद्ध स्थल का दौरा किया तो वहां हुए भयानक रक्तपात को देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा, जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना और किसी भी युद्ध और कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है। लोहनगरी जमशेदपुर में भी इसको लेकर लोगों में उत्सुकता दिख रही है। योग के प्रति लोगों का जुड़ाव देखते ही बन रहा है। प्रेरणा और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। जमशेदपुर के सोनारी आदर्श नगर निवासी 76 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती भी उनमें से एक हैं। इन्होंने वर्ष 2016 में योगाभ्यास की शुरुआत की और राष्ट्रीय स्तर के योगाभ्यास की प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक भी जीता है। 17 में हम योगा विजयवाड़ा कर्नाटक में जाके हम नेशनल किए। 17 में कर्नाटक दोनों जगह में, एक जगह में गोल्ड मेडल मिला जो विजयवाड़ा कर्नाटक में, नासिक में हमको सिल्वर मेडल मिला, 2 मेडल मिला। और हम बहुत सारे देश में कहीं कहीं जगह में, बहुत जगह में किए हैं, रांची में, फिर कलकत्ता में। योग गुरु शुभाशीष भाद्रे की माने तो शरीर और उम्र योगाभ्यास के लिए मायने नहीं रखता। जरूरत होती है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की, जो कि जयश्री चक्रवर्ती में देखने को मिली। हम करना चाहते हैं ये जिंदगी में और भी कुछ कर ले, ताकि और भी आदमी को प्रेरणा मिले कि ये उम्र में शुरू करके आदमी कुछ भी कर सकता है। उम्र के इस पड़ाव पर जयश्री चक्रवर्ती का साथ उनके पति संतोष चक्रवर्ती बखूबी निभा रहे हैं और योग के प्रति उन्हें प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। संतोष चक्रवर्ती ने कहा कि जयश्री चक्रवर्ती की सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने योग करें। मेरा संदेश ये है कि जिस तरह से जयश्री चक्रवर्ती में इतनी उम्र में इतना सुंदर ढंग से अपने आप को प्रस्तुतिकरण करते हैं और वो सब कोई करे, शरीर कोई बाधा नहीं है, उम्र कोई बाधा नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी समय पर आप इसको अपना सकते हैं, कर सकते हैं। योग न केवल मानसिक तनाव और शारीरिक विकारों को दूर करने का सशक्त माध्यम है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का आधार भी है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया में चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन की सटीकता और सफलता की दी जानकारी। राज्य के 5 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल रहा सफल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी विवेक नारसरिया के रांची और बोकारो समेत बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी। रांची में 10 मई को होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बैठक में शामिल होने के लिए कल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री रांची। और झारखंड हाईकोर्ट का जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर रोक बरकरार। पेपर लीक मामले में सरकार से मांगा अद्यतन रिपोर्ट।